हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे विश्व में फैली महामारियों का इतिहास क्या है और हमारे विश्व में इन महामारियों ने कितना कोहराम मचाया। विश्व इस वक्त कोरोना वायरस के कारण अस्तित्व में आई कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा है। इस बीमारी ने केवल 3 महीनों में ही दुनिया की पूरी आबादी को घेर लिया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब तक के फैलाव से हमारे मानव समाज को झकझोर देने वाले कोरोना वायरस का यदि वजन तोला जाए तो भी यह केवल 1 ग्राम से कम ही होगा। तो अब आप सोचिए कि 1 ग्राम के वायरस ने हमारे विकास को कितना कम कर दिया है, पूरी दुनिया को परेशान करके रख दिया है। हमें समझना होगा कि बीमारियाँ क्यों फैलती हैं, ये महामारियाँ पैदा कहाँ से होती हैं, क्यों फैलती हैं और इसमें कोरोना की क्या भूमिका है और हमारे समाज की क्या। 219 ऐसे वायरस पहचाने जा चुके हैं जो इंसानों को संक्रमित करते हैं और इनकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई है। कोई नहीं जानता कि वास्तव में ऐसे कुल कितने वायरस हैं जो मानव को संक्रमित कर सकते हैं। सबसे पहले वर्ष 1892 में दिमित्री इवानोवस्की ने एक गैर जीवाणु संक्रामक एजेंट टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में बताया। इसके बाद वर्ष 1898 में डच वैज्ञानिक मार्टिनस डब्ल्यू विजेक ने एक संक्रामक एजेंट की व्याख्या की थी, लेकिन 1901 में पहली बार वायरस की मौजूदगी के बारे में पता चला। इसकी खोज पीले बुखार या येलो फीवर के कारण हुई थी, उसके रूप में इसकी पहचान हुई थी। इसके बाद वर्ष 1898 में पशुओं में मुहपका और खुरपका बीमारी के स्रोत के बारे में पता चला था। वर्तमान में दोस्तों हर वर्ष 3 से 4 नए वायरसों की पहचान हो रही है। अब आपको समझना होगा कि वायरसों की संख्या कितनी हो गई है और मानव समुदाय के संक्रमण का सबसे अहम और बड़ा स्रोत अन्य जीव है। ये जीवन किन्हीं खास परिस्थितियों में ही मानवों को संक्रमित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में तो ये तो निष्क्रिय या अप्रभावी ही रहते हैं। इसमें से पहले नंबर पर आता है डेंगू। और डेंगू फैलता है किससे? मच्छर के काटने से। ये मच्छर के काटने से होने वाला वायरल संक्रमण है। इसके कारण बहुत जल्दी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसे 50 वर्ष में इसके फैलाव का 30 गुना बढ़ चुका और अब हर साल दुनिया के 100 देशों को प्रभावित करता है। छोटी चेचक या वेरिसिला जोस्टर वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इस वायरस को मानव हर्पीज वायरस भी कहा जाता है। इससे पीड़ित होने पर बुखार होता है, पीठ सिर में दर्द होता है, गले में खराश होती है, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ते हैं और शरीर पर तरल द्रव से भरे हुए छोटे फफोले पड़ जाते हैं। इस बीमारी में संक्रमित व्यक्ति की छींक खांसी के माध्यम से फैलता है। हवा वायरस का मुख्य संवाहक बन जाती है और वर्ष 2013 में पूरी दुनिया में इसका फैलाव बहुत हुआ था। तब लगभग इससे 14 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और लगभग 60,000 लोगों में से की मृत्यु हुई थी। इतिहास में लंबे समय तक इसे चेचक के साथ जोड़कर ही देखा जाता रहा। इसके बाद आया निपाह वायरस। ये आया 99 में। निपाह वायरस एक आरएनए वायरस होता है। इससे होने वाला संक्रमण हाल के वर्षों में सामने आया। इसमें गिरफ्त में आने वाले लोगों में मृत्यु की दर 50% होती है। यह वायरस उड़ने वाले और फल खाने वाले चमगादड़ों में पाया जाता है। माना जाता है कि इससे कई स्तनधारी जीवों इंसानों को भी वायरस से संक्रमित किया है। इसे जैविक आतंकवाद का स्रोत माना गया है, लेकिन समझना जरूरी है कि चमगादड़ों से यह वायरस इंसान तक कैसे पहुंचा। जिस तरह जंगलों का विनाश हो रहा है या पारिस्थितिकी के साथ प्रयोग किए जा रहे हैं, उसके कारण ये वायरस मूल स्थान से बाहर निकल रहे हैं। सितंबर 1998 में मलेशिया प्रायद्वीप के मुख्य सूअर उत्पादन क्षेत्रों में सूअर भी इससे प्रभावित होने लगे। सूअर के बच्चे अज्ञात बीमारी से मरने लगे। यह स्थिति फरवरी 1999 तक जारी रही। इसके बाद संक्रमण का 2 अन्य स्थानों तक फैलाव हुआ। शुरू में इसे ऑस्ट्रेलिया के पशु स्वास्थ्य व्यवस्था और मलेशिया के पशु स्वास्थ्य विभाग के वैज्ञानिकों ने मानवों, सूअरों, कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों, बकरियों, चमगादड़ों में निपाह वायरस संक्रमण होने का निष्कर्ष सामने रखा। इसे रोकने के लिए मलेशिया में 10 लाख सूअरों को मारा गया और मई 1999 में यह संक्रमण रुका। इसके बाद रोटा वायरस 1973 में इसकी खोज हुई। रोटा वायरस मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। दुनिया की 5 साल तक के लगभग हर बच्चे को प्रभावित करता है, लेकिन बच्चों और व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता के कारण यह तय होता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा होगा। इसके कारण बच्चों में डायरिया होता है। रोटा वायरस मल द्वार से बच्चों को संक्रमित करता है। यह छोटी आंत को संक्रमित करता है, जिससे गैस्ट्रोएंटराइटिस या पेट का फ्लू भी होता है की समस्या होने लगती है। इस वायरस की खोज 1973 में हुई थी। इसके कारण गंभीर डायरिया होता है। अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की डायरिया का यही कारण होता है। यह वायरस दुनिया के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है, पर मुख्य रूप से जल स्रोतों में पनपता है, इसलिए पानी को साफ करके पीना चाहिए। मानव संक्रमित मल मिला होता है। हम जानते हैं कि जल स्रोतों में कई रास्तों से मानव मल आकर मिलता है, अतः ज़रूरी है कि हर स्थान पर
इसको साफ करने की पूर्ण व्यवस्था हो। आपको एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि वर्ष 2013 में डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु में 37% का कारण रोटा वायरस था। इससे संक्रमित व्यक्ति के 1 ग्राम मल में 10 लाख करोड़ संक्रमण कण हो सकते हैं, जबकि केवल 100 कणों से ही कोई बच्चा बीमार हो सकता है। रोटा वायरस से बचाव के लिए इसकी वैक्सीन का उपयोग किया जाने लगा। अगले वायरस की जो बात कर रहे हैं वो है हेपेटाइटिस। यह हेपेटाइटिस वायरसों के कारण लीवर में संक्रमण और सूजन हो जाती है। यह स्थिति गंभीर होने पर लीवर कैंसर में तब्दील हो सकती है। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस का मुख्य कारण है, किंतु नशीले पदार्थों का सेवन, शरीर के भीतर की स्थितियां भी इसका कारण हो सकती हैं। यह बीमारी मृत्यु का कारण भी बन जाती है। अभी 5 तरह के हेपेटाइटिस पहचाने गए हैं, हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक। और हेपेटाइटिस ए और ई मुख्य रूप से दूषित खाने या पानी के कारण उत्पन्न होता है, जबकि अन्य 3 संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के शरीर के आंतर द्रव के संपर्क के कारण आने के कारण होते हैं। एक महामारी ही है। हेपेटाइटिस बी और सी करोड़ों लोगों में गंभीर बीमारी पैदा कर रहा है। यह माना जाता है कि हेपेटाइटिस बी ताम्रयुग से मानवों में को संक्रमित कर रहा है। ताम्रयुग मतलब जब तांबा बनाया गया था, जब तांबे की खोज हुई थी, तब से आज तक हेपेटाइटिस बी का वायरस दुनिया में है, इस धरती पर है। 4500 वर्ष पहले जब तांबे के प्रमाण मिले थे, जब तांबा पाया गया था, उस समय से अब तक, और एवं 16वीं सदी में यूरोप में हेपेटाइटिस बी के प्रमाण मिले। अब हम अगले वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। यह है सार्स। इसके बारे में आपने सुना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह पहली बार दक्षिण चीन के गुआंगडोंग प्रांत में 2002 में अवतरित हुआ। यह पहले चमगादड़ों में पैदा हुआ और फिर दूसरे निशाचर स्तनधारियों में इसका फैलाव हुआ। इसके बाद इसने मानवों को संक्रमित करना शुरू किया। अब तक यह 26 देशों में फैल चुका है। इसके संक्रमण में बुखार, कभी बदन दर्द होता है। इससे निमोनिया भी हो जाता है। गंभीर स्थिति में इसके कारण फेफड़ों में सूजन आ जाती है और मवाद जमा होने लगता है। अगले वायरस के बारे में बात करें दोस्तों, इसका नाम है मर्स कोविड। जिस वायरस ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को पैदा किया, वह सऊदी अरेबिया में वर्ष 2012 में और दक्षिण कोरिया में 2015 में सामने आया। यह भी सार्स कोविड का ही अंग है। संभावना व्यक्त की जा रही कि यह वायरस भी चमगादड़ में पाया गया। इस वायरस ने मनुष्यों तक पहुंचने से पहले ऊँटों को बीमार किया। इसके कारण बुखार, सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। गंभीर स्थितियों में निमोनिया हो जाता है। इससे संक्रमित लोगों में मृत्यु की दर 30 से 40% होती है। अब जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस सार्स का जो समुदाय है, उसी का ही अंग है। यह पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में पाया गया। यह माना गया कि इस वायरस का स्रोत चमगादड़ है। चमगादड़ से यह वायरस किसी अन्य पशु या जानवर में आया और फिर इसके बाद मनुष्यों में आया। इसी प्रकार इसका प्रकोप जारी है। इससे निपटने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटाइन किया गया। इससे संक्रमित होने वालों लोगों में मृत्यु की औसत दर 2.35% है, किंतु कुछ देशों में दर 5 से 7% भी है। अब तक के अनुभव बताते हैं कि इससे निपटने में प्रतिरोधक क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके कारण सूखी खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। गंभीर स्थितियों में निमोनिया हो जाता है। वायरसों और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के इतिहास को जानने से एक बात सिद्ध हो जाती है कि जब भी मानव समाज अपनी सीमाओं को लागूता है, तभी किसी न किसी किस्म का जैविकी या अजैविकी प्रकोप होता है। मुख्य रूप से कुदरत की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने पर उस पर नियंत्रण करने की कोशिशों ने सबसे ज़्यादा महामारियों को जन्म दिया है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार की नीति ने भी महामारियों को जन्म दिया है। इसके साथ ही बड़ा कारण यह है कि जलवायु में जब भी परिवर्तन होता है और मौसमों के चक्र में बड़ी तब्दीली आना होता है, तो किसी न किसी विषाणु या कीटाणु का जन्म होता है। वास्तव में जब भी हम किसी विषाणु या कीटाणु को मारने के रास्ते खोजते हैं, जबकि ज़रूरत यह समझने की है कि मानव शरीर में दाखिल क्यों और किन परिस्थितियों में होते हैं। वायरस और बैक्टीरिया अकारण मानवों पर हमला नहीं करते। यदि आप इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं लगातार कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग और जानकारी वाली वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।